अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। नया दिन है, नए सुबह का आगाज हो चुका है। दुआ है और उम्मीद भी है कि जनाब आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी खुश रख रहे होंगे। जनाब आप कभी जीत के हारे हैं? मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह ऐसी जीत किसी को भी ना दे जिसमें बंदा जीत कर भी अपने आप को हार महसूस करवाए। और ये वो जीत होती है जब आप किसी अपने को हार जाते हैं, आपसे कोई अपना बिछड़ जाता है। और दूसरा, अपनों से कैसा मुकाबला होता है हमारा? अपनों से कोई मुकाबला नहीं किया जाता है। आप भले ही किसी बात या फिर किसी मामले में अपनों से जीत जाएं, उनसे इख्तलाफात रखें, आपके पास जितना मर्जी बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, बंगले हो, कोठियां हो, लेकिन कमी होगी तो सिर्फ अपनों की। आप जितने मर्जी मटेरियलिस्टिक बन जाएं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी के कुछ अरसा गुजारने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस पैसे और इस सहूलियात के सहारे कितना अरसा आप गुजारेंगे। लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब आपको वो चीज़ें फजूल लगना शुरू हो जाती हैं, आपके लिए वो चीज़ें किसी भी काम की नहीं रहती और आपके अपने आप को तब छोड़ देते हैं। माँ बाप आपके गुजर जाते हैं, इवन दो के बहन भाई भी आप लोगों से मुंह फेर लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार सब लोग आपके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं भाई तू हमारी जान छोड़ जाकर अपना काम कर। तो उस वक्त हम लोग इतना तन्हा महसूस करते हैं कि सोचना ये चाहिए कि जो इसने जीत हासिल की थी असल में तो ये उसकी हार साबित हो रही है कि हम लोग मटीरियलिस्टिक इतना हो जाते हैं, हम जिंदगी की बाकी दौड़ में, बाकी चीज़ों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे जो आसपास के जो रिश्ते होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, हम बाकी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते हमारे से दूर जा रहे होते हैं जिनकी हमें कोई फिक्र नहीं होती है। और जब हम ज़िंदगी के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जब हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन्हीं रिश्तों की, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अकारब की जब ज़रूरत पड़ती है, तो तब हमें पता चलता है कि जनाब हम तो पीछे कई सदियों पीछे उन्हें छोड़ आए हैं, कई सालों पहले उन्हें इस मुकाम पे छोड़ आए हैं जहाँ पे हम अब सिर्फ अकेले बचे हैं। और अकेले ज़िंदगी नहीं गुजरती है, कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनका बहुत सारा ख्याल रखिया करें और अपनी ज़िंदगी में उनसे जाके पूछा करें, बातचीत किया करें, ताकि आपको पता चले कि जनाब वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी हेल्प भी करिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये आज छोटा सा पैगाम था, मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि हमारी लाइफ यूं ही चल रही है, हमारे इर्द गिर्द यही मसाइल हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने एक दूसरे को भी याद रखना है, उनका भी ख्याल रखना है। अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान की, जो एक मरतबा फिर ख़तरात की जद में है। और कोरोना वबा के बाद अब स्मॉग का इफ्रियत तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर करने लगा है। पाकिस्तान और ख़ासतौर पर लाहौर को गुज़श्ता कई सालों से संगीन माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है, जिसके नतीजे में लाहौर के बासियों का अक्टूबर का महीना शुरू होते ही स्मॉग का सामना हमें करना पड़ता है और दिसंबर तक स्मॉग का जिन बोतल से बाहर रहता है। और इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश करती हुए हमें दिखाई भी देती है, जैसे कि भट्टे बंद करवाए जाते हैं और तमाम पुरानी जितने भी तर्ज के भट्टे थे उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक की वजह से भी स्मॉग पैदा होती है और इसके लिए ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। लेकिन उन सब कोशिशों के बावजूद भी कोई सुधार पैदा नहीं हो रहा। और स्मॉग ने जहां हमारी सेहत को मुतासर किया है, वहां पर हमारे तालीमी निज़ाम और बाकी मामलाते ज़िंदगी भी उसकी जद में आ चुके हैं। और अब स्मॉग के बायस लाहौर में हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अब जुम्मा, हफ्ता और इतवार स्कूल बंद रहेंगे, यानी कि बच्चे घर पर रहेंगे। और स्कूल्स के अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि लाहौर के तमाम जितनी भी कंपनीज हैं, निजी इदारे और उसके अफराद जुम्मे और हफ्ते को सिर्फ घर से काम करेंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो निजी इदारों के मुलाजमीन अदालती हुक्म के मुताबिक 15 जनवरी तक घरों से ही अपना काम जारी रखेंगे। तो हफ्ते में 3 छुट्टियों की जो पॉलिसी है, इससे तालीमी सरगर्मियों पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये पॉलिसी किस हद तक दुरुस्त है, इससे कितना नुकसान पहुंचेगा हमारे बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर, इस पर आज हम बात करेंगे। रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है। रज़ा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। रज़ा साहब मैं भी बिल्कुल ठीक
ठाक। और रज़ा, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है या कोई ऐसा टॉपिक आता है तो आप हमारे साथ खड़े भी होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पॉलिसी आई है 3 दिन छुट्टियों की, पहले हमने देखा कि कोरोना की वजह से मैक्सिमम जितने भी 2 साल हमारे स्कूल बंद रहे, हमारी तालीम जो है वो मुतासिर होती रही, बच्चों की सरगर्मियाँ मुतासर हुई। अभी वो 3 दिन छुट्टियाँ दे दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो गई। इस पॉलिसी को किस तरह देखते हैं आप? कोविड में बच्चों का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई शुरू हुई थी अभी। अच्छा। अभी वो रिकवरी की मोड में थे बच्चे कि अब दोबारा छुट्टियों की तरफ बच्चों को ले आया गया है। तो एक तरफ से हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है। वो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे भेज रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो उनका मकसद ये है कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और फिर उधर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जो जाके डायरेक्टली बच्चों की तालीम को हिट करती है, मुतासर करती है। तो ये एक इतना बड़ा अलमिया है कि हम चाहते हैं हम बच्चे पढ़ा लें, गवर्नमेंट चाहती है बच्चे ना पढ़ाएं। इसका कोई हल क्या निकाला जाए? देखिए, स्मोक 5 साल से हमें इसका एक दुश्वारी का सामना है। सबसे पहले तो फर्ज करें कि किसी भी डिपार्टमेंट ने या अदालत ने पूछा था तो पूछना ये चाहिए था कि 5 साल में आपने रिसर्च क्या की है, आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, आपने हल क्या तजवीज की है। बच्चों की पढ़ाई हर दफा क्यों बंद कर दी जाए? बारिश हुई बच्चों की पढ़ाई बंद कर दें, सर्दी आ गई बच्चों की पढ़ाई, डेंगू आ गई बच्चों की पढ़ाई, गर्मी आ गई बच्चों की पढ़ाई। बच्चे पढ़ेंगे कब? देखिए, हमारे पास जो ऑलरेडी करिकुलम है वो ऐसा इतना इफेक्टिव करिकुलम नहीं है कि वो बच्चे पढ़ने के बाद कोई आइंस्टाइन बन जाएंगे, कोई इजादें करनी शुरू कर देंगे। हम तो एक मॉडरेट सा अपना करिकुलम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चा अपने घर का सर्कल चलाने के काबिल हो जाएगा, तो यही गनीमत होगी। और उस सूरत हाल में भी हम ये चाहते हैं कि बच्चों को तालीम से दूर कर दें। बच्चा कोविड के बाद अपनी स्टडीज के साथ इंटैक्ट ही नहीं हो सका अभी तक, वो किताब से दोस्ती नहीं बना अभी तक, वो टीचर के साथ मिलना ही नहीं चाहता या टीचर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का उसका स्टेमिना ही खत्म हो गया है। पहले 6 घंटे बच्चा स्कूल में बड़ा खुशी से स्पेंड करता था, अब 4 घंटे के बाद वो ऐसा महसूस कराता है एग्जॉस्ट हो गया हूं मैं, मुझे घर जाना है, या वो पढ़ने की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। तो एक्चुअली देखिए, जब ये फैसले किए जाते हैं तो आप बच्चों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। उनकी साइकोलॉजी क्या है, के पीछे उनका यही मौक़िफ़ है कि हम लोग सेहत का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से ये चीज़ है, तो तब क्यों नहीं सेहत का ख्याल रखा गया? देखिए, सेहत का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सेहत के पैरेलल बिल्कुल पैरेलल तालीम भी है। एक शख्स की सेहत होगी और वो जाहिल होगा, वो इस माशरे में क्या कंट्रीब्यूट करेगा? हमें तो एक ऐसा माशरा चाहिए जो आके इस स्मोक को या कोई भी और पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने का खुद से भी पार्टिसिपेंट हो। हमें तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए ना जिसकी अकल जहन काम ही ना करता हो, वो जाहिल हो और वो सेहतमंद हो। वो क्या कर लेगा? वो हल चला लेगा सिर्फ जाके खेतों के अंदर। क्या हमने अपने बच्चों को सिर्फ हल चलाने के काबिल छोड़ना है? तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के साथ जो भी अदारे हैं जिनको इस पे एतराज था, उनको कुछ और हल के ऊपर गौर कर लेना चाहिए। अच्छा। देखिए, सुबह स्मोक का अगर टाइम है 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक मैक्सिमम स्मोक नजर आती है। अगर आप स्कूल का टाइम ही 10 बजे कर देते, बच्चे 10 बजे स्कूल आ जाते, 2 बजे तक स्कूल कर देते, तो बड़ा आसान हाल था। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि 9th और 10th के पेपर आने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। अप्रैल में पेपर हैं 10th के, फिर 9th के हैं, और सेशन शुरू हुआ है अगस्त के एंड पे। इतने शॉर्ट टाइम में बच्चे मैट्रिक की तैयारी कैसे करेंगे? फिर आप ये बात देखिए कि 16 लाख बच्चा अभी फेल हुआ है। अभी 9th का रिजल्ट आया, 9 लाख बच्चा फेल, 33% रिजल्ट दिया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो मैट्रिक का रिजल्ट आया उसमें 6.5-7 लाख बच्चा फेल। इतना बच्चा फेल हो रहा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स जाया हो रहा है। वो जाया होना, वो नुकसान नहीं नजर आता, और ये नुकसान नजर आता है कि स्मोक से स्कूलों को बंद कर देंगे तो स्मोक कम हो जाएगी। देखिए, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। या तो आप लाहौर जैसे शहर को फैसिलिटेट करें, बच्चों को फैसिलिटेट करें, लैपटॉप दें या कुछ भी दें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। अगर हम इस पूरे को सिनेरियो को देखते हैं तो 13-14% बच्चों के पास लैपटॉप या इंटरनेट की फैसिलिटी है, बाकी के पास है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ पार्टिसिपेशन करना है, या जो भी हमारी अदलिया है उसने कोई पार्टिसिपेशन करना है, तो कोई ऐसा ऑर्डर दे जो बच्चों की फेवर में जाए। देखिए, स्कूल को क्या मसला है? स्कूल तो उन्होंने तो फीस ले ली, आपने कहा जी बंद कर दें, वो 3 की जगह 4 दिन बंद कर दें, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। हमें मसला ये है कि क्या हमने अपने बच्चे को ऐसे ही बेकार जाया कर देना है? हमने अपने बच्चे को सेव कैसे करना है, बच्चे को ग्रोथ कैसे करनी है? बच्चा ये 3 दिन छुट्टी है हफ्ते में, उसके बाद आगे सर्दियों की भी तो छुट्टियां आ रही थी। जी, वो छुट्टियां बिल्कुल 20 से वो शुरू हो जाएंगी, हो सकता है 15 से शुरू कर दें। लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि इन्होंने छुट्टियां बढ़ा दी थी, और जो की वजह से छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई थी। बल्कि पूरा कैलकुलेट अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपना डाटा देना चाहिए था कि हमने स्मोक की वजह से अब तक बच्चों के कितने दिन जाया किए हैं। जो मेरे पास उसका डाटा है वो तकरीबन 60 दिन हमने
पिछले 5 सालों में बच्चों के ज़ाया किए। अच्छा। तो 60 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये देखें कि 60 में 40 और में ला लें तो बच्चा एक क्लास और कर लेता है, एक क्लास और पढ़ लेता है। तो ये इतना टाइम अगर आप बच्चों का ज़ाया कर देंगे, और बच्चों के पास दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज़ पढ़ाई के अंदर नई चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, रोज़ बच्चों को नई चीज़ों से मुतारिफ करवाना पड़ रहा है, और इधर से हम बच्चों को लेज़ी कर दें। छुट्टी हो जाए तो बच्चा घर पे कुछ नहीं पढ़ता, वो उठता ही 10 बजे है, बिल्कुल उसकी सारे दिन की रूटीन खराब है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता। बहुत सारे घरों की ये भी कंप्लेन आती है कि नमाज तो 2 मिनट का 4 मिनट का काम है, वो भी पढ़ने से वो गुरेज करता है। तो स्कूल की स्टडी कैसे करेगा या अपने काम कैसे करेगा? वो पूरा ही स्केड्यूल चेंज हो जाता है ना, फिर बच्चा लेजी हो जाता है कि अच्छा घर पे हूँ, मैं आराम से पढ़ूंगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई टाइमिंग की टेंशन ही नहीं है, कोई किसी ने पहरा भी ऊपर नहीं देना है हमारे। इसमें एक और बात जरूर ऐड करूंगा, देखें जो हमारे यहाँ स्मोक की रीजन है ना, 43% हमारा ये गाड़ियों का फ्यूल वगैरह है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें देखें जो बहुत ज्यादा इलाके हैं ना हमारे लाहौर शहर के भी, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे साइकिल्स पे आते हैं स्कूल, जहाँ बच्चे पैदल आते हैं, या एक ऐसी गाड़ी में आते हैं जिसमें ज्यादा बच्चे बैठ सकते हैं, वैन वगैरह में आते हैं। तो इन इलाकों में स्मोक कम है, इन इलाकों में जो ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज है ना जी, यहाँ पे कम है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम होती है। ये जो हमारे गुलबर्ग का एरियाज हैं या जो थोड़े से मॉड स्कॉट एरिया, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका हल गवर्नमेंट ये भी कर सकती थी कि कोई गाड़ियां बच्चों को ऐसी दे दें, स्कूल्स को ऐसी दे दें जिसमें बच्चे ज़्यादा आ सकें, क्योंकि अगर 43% स्मॉग स्कूल की ट्रैफिक की वजह से होती है तो उसको कम करने का तरीकाकार यही है ना कि स्कूल की जो ट्रैफिक है उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसको बसों पे शिफ्ट किया जाए, उसे वैन्स पे शिफ्ट किया जाए, उसे साइकिल्स पे शिफ्ट किया जाए। तो कोई अगर 5 साल में आपने पॉलिसी बनाई है तो वो आप बताइए कि क्या पॉलिसी बनाई है, या आपने मोटिवेट किया है किसी पॉलिसी के ऊपर। देखें, एक पॉलिसी अगर आज आपके प्रोग्राम में डिस्कस हो गई है ना तो वो मोटिवेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन है। कुछ जो अच्छे लोग होंगे या जिनके जहन बड़े होंगे वो उसका आइडिया लेंगे और अपने स्कूल पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे और अपने बच्चों को फैसिलिटी देना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट अगर ये वाली चीज़ें सिर्फ मोटिवेट करना भी शुरू कर देगी तो 30-40% लोग ये काम कर लेंगे। फिर इसमें देखें, गवर्नमेंट जितनी भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है या जो पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, तमाम इंडस्ट्रीज़ को ईजी लोन या सॉफ्ट लोन देती है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसको इंडल्ज करें और जो भी बेस्ट पॉसिबल आपकी आउटपुट हो सकती है वो करें। तो वाई नॉट कि आप स्कूल्स को भी या कॉलेजेस को भी आप गाड़ियों की फंडिंग के लिए पैसे दे दें, सॉफ्ट लोन दे दें, और उन्हें आप कहें कि आप अपने बच्चों को गाड़ियों पे कैरी करें, बच्चे गाड़ियों पे आएँ या बसेस में आएँ या वैन्स में आएँ, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सुबह निकलती हैं वो निकलना बंद हो जाएं और कम ट्रैफिक का जो इतना ज़्यादा बर्डन है उससे वो भी रिड्यूस होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो फर्ज करें ये वैन में जाने का बच्चों की जर्नी है ना, ये तो फुल ऑफ लर्निंग होती है। 15 बच्चे बैठे होते हैं, बात भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं बहुत कुछ। एग्जैक्टली, हाँ। और अब फर्ज करें बच्चे बसेस में अगर आते हैं तो वो भी बड़ी जर्नी एडवेंचर होता है। और अगर उसकी एक मिसाल लेनी है तो बच्चों ने जब किसी ट्रिप पे जाना होता है, बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, सोशलाइज होते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि हमने किस तरह सोशलाइज होना है, बाकी सबसे इंटरेक्ट किस तरह करना है। वेज आउट बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट किसके ऊपर हुआ है वो बताइए। 5 साल में क्या इम्प्लीमेंट किया है वो बताइए। इसका मतलब है सिर्फ स्कूल बंद कर देना इम्प्लीमेंटेशन है। फिर आपने काम क्या किया, फिर बच्चों की फेवर क्या की है, वालिदैन को क्या फायदा दिया है। वालिदैन ने तो पूरी फी दी है, बच्चा तो 7 दिन जाने को तैयार है, 6 दिन जाने को तैयार है, आपने 3 दिन घर बैठा दिया। कोविड में बच्चों का इतना नुकसान हो गया, जहां 365 दिन थे बच्चा 60 दिन 70 दिन स्कूल जाता रहा। तो इस तरह तो हम अपनी कॉम नहीं बना सकेंगे ना। नहीं, तो अब जिस तरह इन्होंने एक दिन बंद कर दिया, 3 दिन का नोटिफिकेशन दिया गया है, तो अब क्या स्कूल्स का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि अब वो ऑनलाइन क्लास पे आएंगे, उस दिन पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? 13% बच्चों के पास लैपटॉप या आईफोन या व्हाटएवर जो भी मोबाइल मौजूद हैं जी, वो तो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी आप कह लीजिए हमारे 87% बच्चे हैं वो क्या करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि वेदर कितना इफेक्टिव है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। अभी तक तो देखें, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इतना इफेक्टिव करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ना तो इसमें बच्चों का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा है या जितना होना चाहिए, जितना सीनियर बच्चों का हो सकता है या सीनियर बच्चे जितने कंसर्न होते हैं। छोटे बच्चे तो इससे बिल्कुल आप कह लें ज़रा इग्नोर करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि वालिदैन का जो इसमें इंटरेस्ट है या मदर्स का जो इसमें इंटरेस्ट है वो बहुत वीक है। और अगर मदर अपने बच्चों में पढ़ाते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगी, खुद बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगी, खुद साथ नहीं बैठेंगी या खुद आउटपुट नहीं लेंगी उनसे,
तो बच्चे इसके ऊपर आपको प्रोग्रेस नहीं दे सकेंगे। प्रोग्रेस नहीं देंगे और फिर वही रिजल्ट आएगा जो हमने मैट्रिक में देखा है। और ये अभी पिछले दिनों कितना गंदा मैट्रिक का रिजल्ट आया है 9th का, उसमें आपको क्या वजूहात लगती रजा साहब कि क्या रीजंस थी कि इतना बुरा हमारा रिजल्ट आया है? और आगे भी जिस तरह आपने कहा कि अप्रैल में आने वाला है, पेपर्स आने वाले हैं, तो उसमें कितने % आपको चांसेस है कि उसमें थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, या यूं ही सिलसिला चलता रहा तो और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है ग्राफ? देखिए, एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं रही कभी भी हमारी गवर्नमेंट की। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं उनका ताल्लुक कभी भी एजुकेशन के साथ नहीं रहा। अगर पिछली पूरी हिस्ट्री निकालें ना जी, तो उनका ताल्लुक और डिफरेंट फील्ड से होगा, लेकिन एजुकेशन से नहीं रहा। कोविड में बार बार हम कहते रहे, आपके प्लेटफॉर्म पे भी गुजारिश करते रहे कि बच्चों के एग्जाम्स इन्होंने पोस्टपोन कर दिए, इन्होंने खत्म कर दिए, और बार बार हम कहते रहे कि नहीं, बच्चों से एग्जाम्स लाजमी लें। एग्जाम्स नहीं लेंगे तो बच्चे अब इस प्रेपरेशन के आदी नहीं रहेंगे और बच्चे करना ही नहीं चाहेंगे। बार बार गुजारिश होती रही और आखिरकार जब एग्जाम्स लिए तो बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 नंबर दे दिए। और आपको याद है कि लाहौर में 800 बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए थे और उनको नंबर एक्स्ट्रा नंबर दिए गए थे, ग्रांट किए गए थे। तो अब ये जो बच्चे अगले इस दफा फेल हुए हैं, इनका माइंडसेट वही था कि हमें भी ग्रांट हो जाएंगे, हमें भी पेपर नहीं होगा, हमारा इंग्लिश का, हमारा उर्दू का पेपर नहीं होना। ये आम बात चल रही थी उन दिनों में। टीचर समझा रहे थे कि आपके पूरे पेपर होने हैं, बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। कि वो सोशल मीडिया पे एक बात चल रही थी जी 2 पेपर नहीं होंगे, और इसी तरह बच्चों को माइंड में ये भी था कि गवर्नमेंट हमें दोबारा कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे देगी और हम पास हो जाएंगे। तो ये जो अब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट रखी और बच्चों को धचका लगा, तो उसका रिजल्ट ये आया कि 16 लाख बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। तो ये जब आप बच्चों का माइंड सेट बना देते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो उसको चेंज करने में आपको कई साल लग जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी कोई इतना अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है, और एंड टाइम पे इस साल तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर दी गई हैं। इस साल तो सेशन भी 2 महीने पहले कंपाइल किया जा रहा है, शॉर्ट सेशन कर दिया गया ना जी इस साल। तो इस दफ़ा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस दफ़ा भी रिजल्ट का आप समझ लीजिए कि 15 लाख बच्चा फिर हमारा दोबारा फेल होगा। खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अगर हम लोगों ने तालीम पर तवज्जो ना दी। रजा साहब हमारे साथ ही हैं, डॉक्टर इरफान मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनाब कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि जो कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है स्मोक की, इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां जन्म ले सकती हैं, और जिस तरह ये डिसीजन लिया गया है कि जनाब स्मोक की वजह से स्कूल्स बंद कर दिए जाएँ और बच्चों को घर में रखा जाए, तो इसके ऊपर क्या असर होगा। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मुझे बताइए गए जो वर्स्ट होती जा रही है कंडीशन, और जिस तरह इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लिया जा रहा है डिसीजन कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं और घरों से बैठकर काम किया जाए, तो इतनी कंडीशन वर्स्ट है स्मॉग की बाहर? बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया इस मौजू पे मुझे। मेरे ख्याल में तो सिचुएशन हम इससे पहले भी मॉर्निंग शो में बता चुके हैं कि काफी वर्स्ट कर रही है, और ये इस वक्त लाहौर अगर आप देखें कलेक्टिवली 5-7 डेज से दुनिया का पोल्यूटेड सिटी है। अगर हम अपनी ओपीडीज या रूटीन पेशेंट्स देखें तो उसमें भी सिग्निफिकेंट बल्क ऑफ पेशेंट वही हैं जो स्मोक रिलेटेड लंग इंजरी का शिकार हो रहे हैं, और पहले हमने इतनी तादाद में परमानेंट इन पेशेंट्स को नहीं देखा। तो मैं तो एग्री करता हूँ कि किसी हद तक तो ये लाहौरियों को भी और पब्लिक को जगाने के लिए एक अच्छा इकदाम है कि लोगों को पता लगेगा कि स्मोक भी कोई ऐसी इशू है जिसको हमें वार्ड फुटेज पे डील करना है। लेकिन डॉक्टर इरफान, इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? किस तरह इसके ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर काबू पाया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। हम याद हो, अगर हमने एक शो भी किया और पहले भी बताया कि जी आप स्कूल में बेतहाशा फीसें दे रहे हैं, तो आपने स्कूल को बाउंड किया कि वो आपको बस प्रोवाइड करे ऐसी जो कि बच्चों को घरों से पिक करे। बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि अगर वो बसें प्रोवाइड करें, तो आज के टाइम पे कौन होगा जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करेगा? वो पेट्रोल भी तो इतना महंगा है। हाँ जी, पेट्रोल भी महंगा है। तो मैं तो समझता हूँ ये जो बस है और एक अच्छी बात बच्चों के स्कूल के लिए, इसको मैंडेटरी गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। और जहां तक रही बात एक दिन से इम्पैक्ट की, तो ये भी एक इम्पैक्टफुल एलिमेंट होगा। देखिए, हम हायर क्लास को अगर छोड़े तो हमारे जो लोअर तबका है वो अक्सर बाइक या मोटर रिक्शा यूज करते हैं, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। और अब हमने एक पूरे 2 साल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का तजुर्बा कर लिया, तो एक दिन अगर हम उनको ऑनलाइन टीचिंग कर लें तो मैं समझता हूँ एजुकेशन का इतना बड़ा अर्ज नहीं होगा। लेकिन ये एक इम्पैक्टफुल एक्ट जरूर है। लोगों को पता लगेगा कि स्मोक इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हमें अब इसके बारे में कुछ ना कुछ लायामल जरूर तैयार करें। अच्छा, फिर डॉक्टर इरफान, अगर अब बंद हो जाते हैं स्कूल, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, और लेकिन अगर बाहर बच्चे फिर भी निकल रहे हैं या हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं, तो किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए?
देखिए प्रिवेंटिव मेजर तो वही रहते हैं। जब हमने पहले भी बताया कि जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें हम प्रेग्नेंट फीमेल एक्सट्रीम ऑफ एज की बात करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो अक्सर मैं जिस बात पे फोकस करता हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर करानी, जो कि फ्लू शॉट के शक्ल में अवेलेबल है। और नमूनिया उन लोगों के लिए जिनकी एज 60 से ज्यादा है या उनको कोई साथ को मॉर्बिड कंडीशन है तो वो मैंडेटरी है। फिर आप जब बाहर निकले तो कोशिश करें उस वक्त जाएं जब स्मोक एयर क्वालिटी इंडेक्स मिनिमम हो, बेहतर हो। और आप बाहर आपने जाना है तो मास्क पहने, अपने फेस को कवर करें, आप ग्लासेस पहने, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने। और जब आप वापस आते हैं तो अपने एक्सपोज एरिया को साफ पानी से जो है उसको वॉश जरूर करें। ये वो प्रिवेंटिव मेजर हैं जो हमें कुछ हेल्प करते हैं। ठीक। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने भी सुना डॉक्टर साहब की बात कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और जैसे अदालत ने भी कहा था कि असातिज़ा और तलबा अगर स्कूल जाएंगे तो मास्क पहन का वो लाजमी उसको करार दिया गया था। डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, तो इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी स्कूल में कि अगर बच्चे आ रहे हैं या असातिज़ा भी आ रहे हैं तो वो मास्क पहन के रखें पहले तो? जी, मास्क का भी बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है, स्कूल में सर्कुलेट भी हुआ है, साथ इसके ग्लासेस का भी था, और साथ ही पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल करना था चेहरे के ऊपर ताकि आप इससे बचे रहें। तो ये बिल्कुल जो हैं इस तरह के तमाम मेजर्स हैं स्कूल्स में लिए जा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं इसको। बच्चे तो वैसे आदी हो गए हैं मास्क के, और बहुत सारे बच्चे अभी भी मास्क पहन के आ रहे थे रूटीन में। फिर भी हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में देखा रजा साहब के काम कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई है कि मास्क बिल्कुल भी बच्चे नहीं आ रहे। इवन के कोरोना में भी हमने देखा था तब भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन होती थी और बच्चे बड़े रेयरली बच्चे होते थे जो पहन के आ रहे थे। अब तो बिल्कुल ही बच्चों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, आदी नहीं है, तो इस वजह से भी। वैसे तो हमारे बच्चे जो है ना हमारी बात फौरी फॉलो करते हैं, मानते हैं। और आपने देखा कि वैसे मैं समझता हूँ कि कोरोना में जितने अच्छे SOPs बच्चों ने फॉलो किए हैं ना, बड़ों ने नहीं किए। हमारे लिए मिसले राह वो बच्चे थे, क्योंकि वो अगर उनको कहा है आपने मास्क लगा के बैठना है तो वो 6 घंटे क्लास में मास्क लगा के बैठे। अभी भी जो उनको इंस्ट्रक्शंस उनके टीचर्स देंगे वो बच्चे फौरी उसको उस पर अमल दरामद करते हैं और फौरी उसको फॉलो करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी स्कूल ने नहीं किया तो वो चंद एक होंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने आजकल सर्कुलेट करना शुरू किया है, उनकी टीम्स जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पहले से। तो डॉक्टर इरफान आप मुझे बताइए कि फिर ये सारी सिचुएशन के बाद एक इमरजेंसी नहीं नाफिज कर देनी चाहिए अब लाहौर शहर में फिर? हाँ बिल्कुल मुनीबा, मैं तो बिल्कुल से टोटली एग्री करता हूँ। आपको सॉलिडरिटी को शो करना है एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और मैं नहीं समझता कि ये एक आध एक्ट से हमें जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। लाहौर को फ्रीज कर दीजिए, लाहौर में कंस्ट्रक्शन बंद कर दें। तो लाहौर आपने बनाना है तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ले जाए, हर शहरी को बाउंड करेंगे जी, वो अपने घर के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उस पर 2 दरख्त लगाए, जो नहीं लगाएगा उसको फाइन करें, और कूड़ा करकट को बाहर जलाना इस पर पाबंदी लगाए। ये बहुत मुश्किल टास्क है, और इसको जिस तरह कोविड की या डेंगू की फॉर्म में हमने एक हेल्थ इमरजेंसी लगाई थी, गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगानी पड़नी है। आज नहीं तो कल ये डिसीजन आपको करने पड़ने हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो आप लिया है, तो नेक्स्ट ये है कि एज अ सोसाइटी हमें भी रोल प्ले करना चाहिए। मैं रजा साहब की बात सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एज पेरेंट हमें भी मास्क को पहनना चाहिए जी। ये बच्चे उसी को फॉलो करेंगे जो हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो मास्क है उसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे एक मुसलमान ने अपने ऊपर कैप पहना फर्ज कर लिया, तो मास्क पहने और मास्क पहन के बाहर जाएं, बच्चे आपको फॉलो करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर इरफान ये मुझे बताइए कि अब क्या ये सारी सिचुएशन में हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी है कि इसको कैटर किया जा सकता है, खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो? जिस तरह पहले भी कहते कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए। देखिए मुनीबा, पिछले 2 साल का, बिकॉज यू नो आई वाज डीलिंग विद कोविड अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें बहुत पोटेंशियल है और हम कोप कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को। अच्छा। और ये जो जब हम स्मोक रिलेटेड, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा लंग इंजरी, तो ये वो प्रॉब्लम काज करती हैं जो कि टेम्परेरी इमरजेंसी क्रिएट करती है। लाइक ये क्या कर सकती है, एस्मा ट्रिगर कर सकती है, ये COPD को ट्रिगर कर सकती है, ये हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकती है। तो इनकी इमरजेंसी को कोप करने के लिए लाहौर की सतह पे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास सिचुएशन इज नॉट बैड, वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द एक्सपर्टीज, बट आप दुआ करें कि हम इस लेवल तक ना ही उस नहज तक पहुंचे ही ना, खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन बने ही ना। डॉक्टर इरफान मलिक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर इरफान थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। स्मॉग के हवाले से जिस तरह वो बता रहे थे कि जनाब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि इमरजेंसी नाफिज कर देना बनता है, और स्कूल के साथ साथ बाकी भी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी गौर व फिक्र हमें करना चाहिए। रज़ा साहब क्या लास्ट कमेंट क्या करेंगे इस पूरे टॉपिक के हवाले से, पूरी जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है इस हवाले से? देखिए ये एक बाहमी हम सब की जिम्मेदारी है इसको बेहतर करना। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया ना कि हमें 2 दरख्त प्लांट करने चाहिए घर के बाहर, इट्स अ वेरी गुड आइडिया।
और ये एक्चुअली ये ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम शहरियों के ऊपर। ये मुझे भी खुद से करना है, गवर्नमेंट आके मुझसे बंदूक के जोर पे नहीं कराएगी। मुझे खुद ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मेरे घर में कोई ना कोई ग्रीन पार्ट ज़रूर होना चाहिए। मुझे अपनी गाड़ी को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना है। मुझे अपने घर में 4 गाड़ियां अगर रखनी है तो एक से अगर मेरा गुजारा हो रहा है तो मुझे एक को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है कि मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं उनको तीनों को अलग-अलग गाड़ियों पे भेजूं। मैं जितना भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं अपने रिसोर्सेज को बचाने में मुझे करना चाहिए। जैसे पानी भी हमारा रिसोर्स है, मैं पानी की बात तो ऐसी ज़हन में आ गई कि यहाँ पानी भी बहुत ज़ाया किया जाता है, जबकि वो कितनी बड़ी नेमत है। तो हमारे यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं तो वो पानी कितना ज़्यादा होता है उसका भी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि वालिदैन, टीचर्स, बच्चे, गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सब मिल के ही किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काबू पा सकते हैं और उसके लिए तमाम को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, अपना अपना किरदार अदा करना। बिल्कुल ऐसे ही है, सबको मिलकर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर जनाब इसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जिसमें हम भी आ जाते हैं, बच्चे हैं, वालिदैन है, स्कूल इंतजामिया है, इवन दो की जो हमारी हुकूमत है उस हवाले से भी। रज़ा रहमान साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद है। रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। स्कूल के हवाले से जनाब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, और लाहौर एक तारीखी और सकाफती शहर होने के साथ साथ हमेशा से ही सियासी सरगर्मियों का महवर भी रहा है। और जैसे जैसे शहर लाहौर का मौसम ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। हमें हर दिन सियासी सूरत हाल बदलती ही जा रही है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च हमले के बाद एक पावर शो किया और रावलपिंडी में किया गया, जिसके बाद नई हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया गया। ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो PTI की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज किया गया है और इस मुहिम का पहला मरहला 7 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। और इस मुहिम के तहत लाहौर में 11 रोज में रैलीज और इज्तिमा किए जाएंगे और इस मुहिम के तहत रोजाना लाहौर के एक हलके में रैली निकाली जाएगी। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पहली रैली निकाली गई हमाद अजहर के हलके से, और ये रैली कितनी कामयाब रही, अवामी रिस्पांस कैसा रहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नून लीग ने भी सूबे में यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का अपना फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी अहदेदारों का इजलास जुम्मे के रोज होगा। आगे क्या होने जा रहा है, हुकूमती हिकमत अमली और अपोजिशन क्या करने जा रही है, क्या असेंबलियां तहलील होंगी, ऊठ किस करवट बैठेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जनाब स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है लियाकत अंसारी हैं, उनसे बात करते हैं। लियाकत साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक। अंसारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मंजर जो है ना सियासत का दिन ब दिन चेंज ही होता जा रहा है। रोज सुबह उठते हैं तो कोई एक न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। कल पहली रैली निकाली गई लाहौर से, 7 से 17 तक ये रैली निकाली जाएंगी, तो कैसा रहा? पहला दिन था, पहला मरहला था, कितना रिस्पांस दिया लाहौरियों ने, कैसा रहा रिस्पांस कल का? देखिए, कल बुनियादी तौर पर जो हमाद अजहर PTI के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और फेडरल मिनिस्टर की भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, तो कल उनकी पहली रैली थी। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। और यूँ कहें कि उन्होंने इस रैली के जरिए अपना NA का जो पूरा हलका है उसको विजिट किया है। एक रैली जो है उनके तमाम जो अहम इलाके थे उसमें से गुजरती हुई जो है वो लियाकत चौक सब्जाजार में खत्म हुई। तो बुनियादी तौर पर ये स्ट्रेटजी 2 तरह की है। एक इसका मतलब है कि आम इंतखाबात की तैयारी, जब आप पूरे हलके में रैली निकालते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, आवाम से राब्ता करते हैं और पूरे हलके से गुजरते हैं, तो आपको अपनी सियासी हैसियत का भी अंदाज़ा होता है और साथ ही साथ जो है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के लिए जो वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की स्ट्रेटजी है उसका भी ये एक हिस्सा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर PTI जो है उसकी क़यादत ये फैसला तो कर चुकी है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो मुशावरती अमल हुआ है उसमें जो इजलास हुए हैं उन तमाम अरकान ने बेशक इमरान खान के इस फैसले की तौसीक की है, तायद की है कि असम्बलियाँ तहलील जब भी वो हुक्म करेंगे तो हो जाएंगी। और लेकिन इसके बावजूद कई अरकान असम्बली की इन इजलासों में ये ख्वाहिश और कह लें कि रिकमेंडेशन सामने आई है
वो चाहते हैं कि इमरान खान की तबीयत जो है वो सेहत इस काबिल नहीं है कि वो अभी जो है वो बराह रास्त इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि जब जुमे के रोज़ लाहौर में जो है पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो वो 90 शहरा कायद-ए-आज़म पर तो इमरान खान जमान पार्क से वहाँ तक नहीं गए, वो भी वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने इजलास से खिताब किया। फिर उससे अगले दिन जो है वो KPK की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था पेशावर में, उसमें भी इमरान खान साहब बराह रास्त नहीं गए, वीडियो लिंक के जरिए ही किया। तो ये अरकान हो PTI के या फिर इत्तेहादी मुस्लिम काफ हो, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान के हुक्म पर असेंबली तो तहलील करने के लिए तैयार है, जैसा कि परवेज़ लाई कहते हैं कि 1 मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन अरकान को फिर भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक तो इमरान खान की सेहत, दूसरा PDM की क़यादत पर उन्हें एतमाद नहीं है कि वो असेंबलियाँ तहलील होने के बाद कोई इस तरह के कोई आइनी और कानूनी पहलू निकाल कर अपनी असेंबली की मुद्दत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें 6 महीने तक एक्सटेंशन ले लें या फिर और तरह के हरबे हो सकते हैं। फिर ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से PTI की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जिनके 2 सीनियर मेंबर्स के खिलाफ यानी सिंध मेंबर के खिलाफ और इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ PTI रेफरेंस फाइल कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो रेफरेंस भी नहीं सुना जा रहा और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है PTI उससे काफी बेहतर नहीं है। एग्जैक्टली उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आता है। लियाकत साहब आपने हमारे साथ ही रहना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपकी तरफ आऊंगी। अभी तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हैं और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ है मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, ये मंजर जो है सियासी मंजर दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, इसका पारा, लाहौर का पारा वैसे तो सर्द होता जा रहा है, लेकिन क्या कहेंगी कल की जो रैली निकाली गई और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ ये मुहिम शुरू की गई है, कैसा रिस्पांस मिला? लाहौरियों ने लब्बैक कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पूरी कौम लब्बैक कह रही है और लाहौरियों के तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कल की बहरहाल रैली बड़ी सक्सेसफुल रैली थी। हमाद अजहर ने अकेले माशाल्लाह से जितने लोग निकाले, जिस तरह से पब्लिक का, मैं तो हैरान रह गई। आप लोगों ने भी खुद कवर किया है, सारे मीडिया ने चलाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है कि एक हल्के के अंदर खाली रैली निकलती है और वो पूरे लाहौर के रैली के बराबर का एक समा और मंजर पेश करती है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम इस वाली सिचुएशन से इंतहाई तंग है। वो इस जो दलदल में फंस चुकी है, 22 करोड़ अवाम, वो निकलना चाहती है और इसलिए वो बार बार, आप ये सोचें कि गुज़िश्ता 8 माह से हम लोग पब्लिक में हैं और पब्लिक बल्कि इस सारे मूवमेंट को लीड कर रही है। मैं तो ये कहूँगी कि एक कॉल आती है चेयरमैन साहब की और उसके ऊपर लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आप सब लोग कवर कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले की दूसरी रैली होगी। मलिक करामत खोखर साहब अपने हलके से इसको लीड करेंगे और आप देखेंगे कि ये एक ऐसी मतलब मैं तो ऐसे एग्जाम्पल्स देख रही हूँ, पहले कभी हमने ना सुनी ना देखी कि बगैर इसमें एक मतलब एक NA के कैंडिडेट या टिकट होल्डर वो एक रैली निकालते हैं और वो इतनी बड़ी रैली होती है, यानी कि जो मरियम और हमजा ने मिलके महंगाई वाला एक झूठे नारे के साथ लाहौर से गुजरांवाला जो ट्रेवल किया था, मैं चैलेंज करती हूँ कि आप फुटेजेस निकाल लें। कल हमाद अजहर की रैली से बेहतर थी और आज करामत खोखर की भी आप देखेंगे साहब की। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम को समझ आ गई है कि ये तजर्बाकार टीम ने गुज़िश्ता 8 माह के अंदर 2 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से नीचे लेके गए हैं। 22 लाख लोगों का रोजगार छीना है इन 8 माह में। इंडस्ट्री बंद, टेक्सटाइल बंद, किसान रो रहा है और रूरल इकोनॉमी को जो बूम मिला खान साहब के दौरे हुकूमत में, फिर उसके बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें और पाकिस्तान की मईशत मुस्बत थी और टॉप 3 में थी ड्यूरिंग कोविड, जबकि दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज फेल हुई, बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स फेल हुए। तो कोई तो अच्छा काम कर रहा था और अगर कोई और कर रहा था तो हमारे जाने के बाद फिर उनको क्या भूल गया? उनको रियासत के अफेयर चलाना और जो किस तरह से खान साहब ने चीज़ों को मैनेज किया हुआ था। देखें, समझ ये आती है कि ये लोग गरीब कुश है, इनको मुल्क के मामला से कोई लेना देना नहीं है। जितनी करेंसी गिरती है, इनके तो पैसे हैं ही डॉलर्स के अंदर बाहर पड़े हुए हैं, उतने ही ये ज़्यादा घर बैठे बगैर काम किए अमीर हो जाते हैं। और करप्शन में भी ये देखें ना,
क्या कोई कमी आई, कोई एक इंडेक्स बताएं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, अदालती निज़ाम को बेहतर किया, लोगों को इंसाफ की फराहमी होगी। इन 8 माह में ये ज़रूर हुआ कि मुल्क की इकॉनमी भी बर्बाद हुई, साथ उसके ह्यूमन राइट्स क्राइसिस आया। लेकिन मैडम मुझे बताइएगा, दोनों साइड पे हम देख रहे हैं कि महाज इस वक्त गर्म है और नून लीग की क़यादत भी इस वक्त सर जोड़कर मुलाकातें भी कर रही है, इजलास भी हो रहे हैं और उनमें मुशावरत भी चल रही है। तो क्या ये तमाम ये जो मुहिम आप लोगों की तरफ से निकाली जा रही है, इसके बाद ये प्रेशर आप लोग उनको प्रेशराइज कर पाएंगे कि जल्द इंतखाबात कराए जाए? देखें, हमारा तो सीधा सा फॉर्मूला है कि हम ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमारी आंखों के सामने डूब रहा है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, लोग आहो बका कर रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा। हम ये बताना हमारा फर्ज है। देखें, लोगों ने पाकिस्तान की आवाम ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये तजर्बाकार टीम जितनी देर बैठेगी हमें सूट करती है। ये मजीद एक्सपोज होंगे, मजीद अवाम के अंदर इनके खिलाफ गमो गुस्सा बढ़ेगा। 2 माह पहले क्या तो 2 माह बाद में क्या। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वी आर स्ट्रगलिंग, ये कोई प्रेशर के लिए नहीं है, हमारे ऊपर अवाम का प्रेशर है। और जो ये नहीं समझ रहे, जो ये नहीं ले रहे, ये अवाम जो डेली बेसिस के ऊपर जब निकलती है, अब सारे तबकात, कौन सा किसान यहाँ पे तंग, ताजर बरादरी से आप पूछो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, आप मजदूर से पूछो, कारोबार जिंदगी। चले मैडम, नून लीगियों का क्या आइंदा का लाया अमल है वो भी जान लेते हैं। लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, नून लीगी भी इजलास कर रहे हैं और मुशावरतें भी चल रही हैं, तो क्या उनका आइंदा का लाया अमल है, किस तरह आगे प्रोसीड किया जाएगा तमाम तर सिचुएशन को? देखिए, वफाकी हुकूमत जो है और बिलखसूस जो मुस्लिम लीग नून है, एक तरफ तो ये मैसेज दे रही है कि वो पीटीआई अगर पंजाब और केपी के असेंबली तहलील करती है तो वो यहाँ पर सिर्फ इन 2 सूबों में इलेक्शन करवा देगी। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक बार फिर राब्तों का आगाज हुआ है और इसहाक डार ने कल सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है, जिसमें कुछ चीज़ों पे जो है वो बातचीत हुई है। जो पीटीआई की कल सीनियर लीडरशिप का इजलास था, उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि अगर ये अपने तौर पर समझते हैं कि 20 दिसंबर तक अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर हुकूमत नहीं आती तो फिर ये असेंबली तहलील कर देंगे। इस सूरत में 20 मार्च यानी 3 माह का जो वक्फा होता है, 3 केयर टेकर सेटअप रहेगा और 20 मार्च तक आम जो पंजाब और केपी के इंतखाबात हो जाएंगे। तो पीटीआई की ये ख्वाहिश है कि रमज़ान मुबारक से पहले हर सूरत आम इंतखाबात हो जाएं। अगर नहीं होते तो फिर जो है ये 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके कम से कम इनके इंतखाबात हो जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो उसे भी इस बात का चैलेंज का सामना है कि पीटीआई बहरहाल एक मकबूल बयानिए को लेकर चल रही है। इमरान खान मकबूलियत में है, ज़मीनी इंतखाबात के नताइज ने भी वफाकी हुकूमत बिलखसूस मुस्लिम लीग नून को डिस्टर्ब किया है कि पंजाब जो उनका कह लें कि बेस कैंप था, वहाँ पर जो है वो पीटीआई ने जो है एक कह लें कि इस अंदाज से डंड डाला है कि यहाँ पर अब पीटीआई जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में हैरानकुन हद तक लीड से जीती है। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो 2 तरह की हिकमत अमली पे बात कर रही है। एक पीटीआई के साथ बैकडोर मुज़ाकरात कर रही है, दूसरा वफाकी सतह पर मैसेज ये दिया जा रहा है कि शायद हम असेंबली तहलील करने के लिए तैयार नहीं। ये बैकडोर राब्तों के वाले से मैडम से ही जान लेते हैं कि खान साहब तो डटे हुए हैं कि हम लोग असेंबलियां तहलील ही करेंगे मैडम, लेकिन अब ये बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वजीर खजाना से भी मिले हैं, तो ये क्या मामला है, मुशावरत हो रही है, बैकडोर राब्ते हैं? देखिए, हम बिल्कुल ये चाहते हैं, ये हमने जो टाइम दिया है, अदरवाइज तो असेंबलियां जिस दिन चेयरमैन साहब ने पिंडी जलसे के अंदर अनाउंस किया था, हम आते साथ ही कर सकते थे। हमने क्यों नहीं किया? बेसिकली हम चाहते हैं एक्चुअल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसमें सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के इकट्ठे इलेक्शन में जाएं, तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए तो दोनों सिचुएशंस ही बेहतर हैं इस वक्त, कि अगर हम अभी रिजाइन करते हैं तो विद इन 90 डेज तो हर सूरत इलेक्शन होना ही है, तो 2 सूबों में हम अपनी हुकूमतें बना लेंगे, उसके बाद ठीक है चले जाएंगे फेडरल इलेक्शन में वफाक के जो हैं। लेकिन उसमें जो समझने वाली बात है, हम इनको इंगेज जेन्युइनली करना चाहते हैं और बैक डोर नहीं है, फ्रंट डोर ओपनली। हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को चेयरमैन साहब ने मैंडेट दिया हुआ है कि वो इस सारे चीज़ों में निगोशिएट करें। मीटिंग्स का एक ही एजेंडा है, पहले भी हम बारहा बताते रहे कि इलेक्शन,
इलेक्शन कराने से ही आपके मुल्क के सारे मसाइल ने हल होना है। हम बार बार बताते हैं पॉलिटिकल जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके मुल्क की मईशत अब नहीं संभल सकती। लेकिन मैडम वजीर आला पंजाब के हवाले से ये चीजें सामने आ रही हैं कि पहले वो कहते थे कि मुझे खान साहब कहेंगे तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा और पंजाब असेंबली तहलील कर दूंगा, लेकिन अब वो इस सिलसिले को मार्च तक डिले करना चाह रहे हैं। इस तरह की भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे फिर आप? जी देखें, 2 चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बिल्कुल सीएम साहब ने जो बात की है, मुनस भाई ने जो बात की है, उसके ऊपर वो एज इट इज कायम खड़े हैं। देखें, प्रिंसिपली दे एग्रीड कि जो इलेक्शन असेंबलियां तहलील करना है वो उसी वक्त होएगा जैसे ही चेयरमैन साहब कहेंगे कि अभी कर दें तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। इस पे दे एग्रीड और ये उनका इत्तफाक है और वो ये समझते हैं कि ये चेयरमैन इमरान खान साहब का ही मैंडेट है, ये उनका इस्तेहकाक है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे, लेकिन उसके साथ जब ये फैसला हो गया उसके बाद वो अपनी ओपिनियन देने का तो हक रखते हैं कि उनको क्या बेहतर लगता है, उनको उनकी सजेशंस क्या है, अगर ऐसे हो जाए तो ये मे बी इट कुड बी अ बेटर ऑप्शन। ये एक अंडर डिस्कशन चीज इसलिए भी आती है कि लोग सवाल पूछते हैं। दूसरा, उनकी ओरिजिनल राय भी ये हो सकती है, लेकिन बड़ा फैसला ये कि जिस दिन चेयरमैन साहब चाहेंगे असेंबलियां तो उसी दिन ही तहलील होंगी, वो 15 दिसंबर हो, वो 20 दिसंबर हो या सपोज कोई और डेट हो, ये उनका इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। बट उसके साथ वो एक रेलेवेंट गुफ्तगू होती है कि अगर इस तरह से हो जाए, ये ओपिनियन होती है जिसमें लोग अपनी ओपिनियन देते हैं और वैसे भी वो एक इंडिपेंडेंट अलग जमात है जिनकी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हमारी एक फर्क सोच हो सकती है, उनकी फर्क होती है। बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट उनका मौक़िफ़ है और जब भी चेयरमैन इमरान खान साहब कहेंगे तो असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। अच्छा अंसारी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, कल एक पीटीआई के वजीर थे ख्याल अहमद कास्ट्रो साहब ने हल्फ उठाया वजारत का, और जब जमान पाक वो गए इमरान खान से मिलने तो इमरान खान साहब ने लाइल्मी का इजहार किया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये था कि आपको किसी आला ओहदे पे फाइज किया जाएगा, लेकिन आप किसी इदारे के आला ओहदे पे फाइज किया जाएगा। अब आप वजीर बन के आ गए हैं, तो मैं तो इल्म ही नहीं था मुझे इस पे, तो ये इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए, कल जो कैबिनेट की एक्सटेंशन हुई है उसमें पीटीआई के बयानी को इससे धचका लगा है। अच्छा। कि एक तरफ असेंबलियों की तहलील की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है एक मिनिस्टर जो है हल्फ उठा रहा है। हल्फ उठाने का मतलब तो ये है कि हुकूमत अभी चलेगी। लेकिन ये हुआ ये है कि ये कम्युनिकेशन एरर आया मतलब ये बात सच है ना? बात ये सच है कि जब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई और उसमें ख्याल कास्त्रो, चूंकि उनका तल्लुक भी फैसलाबाद से, तो वो गए, तो वहां पर फवाद चौधरी ने ये पॉइंट रेस किया कि हम तो असेंबली की तहलील की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आज पंजाब कैबिनेट का हल्फ हुआ है, नए वजीर को ऐड किया गया है। तो इमरान खान ने उस मौका पर लाइल्मी का इजहार किया क्योंकि उनको ये कन्वे किया गया था कि ख्याल कास्त्रो को शायद किसी महकमे की सरबराही दी जा रही, जैसे ऑटोनोमस खुद मुख्तार बॉडीज होती हैं, जैसे आप समझ लें कि एलडीए के वाइस चेयरमैन हो गया, टेप्टा की चेयरपर्सन हो गया, या फिर कोई और होता हो गया। तो उनका ख्याल था, मुझे तो ऐसे लगा था कि जैसे आपको कोई महकमा दिया जा रहा, तो मैंने इसलिए ओके किया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप वजीर की हैसियत से हल्फ उठा रहे हैं। बहरहाल वो इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार भी किया और फिर इस जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ उसके बाद 4 बजे उसमें फिर इस पर डिस्प्लेयर भी शो किया गया, इससे इजहार नापसंदीदगी किया पीटीआई की तमाम लीडरशिप ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कैबिनेट जो है उसको इस मौके पर तोसीह की जाए, इससे मैसेज अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, आपने भी ये चीज सुनी और अंसारी साहब ने इस चीज की तस्दीक भी की है कि कल ये खबर जो आई थी इसमें सच्चाई है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम असेंबलियां तहलील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वजारतें ली जा रही है, हल्फ उठाए जा रहे हैं और खान साहब को पता ही नहीं है, वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। ये टेक्निकली स्पीकिंग के ये थोड़ा सा बिल्कुल टेक्निकल एरर हुआ है और चलें कोई बात नहीं। अगर असेंबलियां तहलील भी होनी है तो लोगों ने तो एक दिन भी मतलब 70 रुकनी कैबिनेट ने आपको कोई नहीं है ये मैडम, ये टेक्निकल एरर्स ये हर जगह आ जाती हैं, ये चैनल्स में भी आ जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। सुने, हाँ, उसमें ये है कि चले हमारे भाई हैं, हमारे पार्टी के बड़े अच्छे दरीना कारकुन हैं, बेहतर ये था कि ये टेक्निकल एरर ना होता तो ज्यादा खूबसूरती थी। हो गया है तो फिर भी कोई हार्म नहीं है कि अगर असेंबलियां तहलील ही होनी है तो चलो एक वीक के लिए वो भी मिनिस्टर बन गए, तो कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है।
लेकिन बहरहाल इसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीज हुई है। कोई बड़ी परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि असम्बलियां तो जिस दिन खान साहब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चाहेंगे, लेकिन मैडम खान साहब का लाइल्मी का इजहार करना और उनके इल्म में ना होना, ये चीज के एक वजारत मिल रही है या एक किसी इदारे के ऑफिसर वो लग रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, खान साहब इतनी छोटी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी वो करते नहीं, लेकिन ये बेहतर होता कि अगर उनके नॉलेज में होता, उनको यही पता था। इस बात में अंसारी साहब से मैं एग्री करूंगी, सदाकत है कि वो शायद किसी डिपार्टमेंट का समझे। इधर से सीएम ऑफिस से कम्युनिकेशन जरूर हुई थी चेयरमैन साहब से, लेकिन उनको चेयरमैन साहब को मिनिस्ट्री का नहीं अंदाजा था कि ये ओथ टेकिंग ही हो जाएगी। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि जब मुझे पोर्टफोलियो मिला इंफॉर्मेशन का, तो मेरी भी ओथ टेकिंग के लिए चेयरमैन साहब ने कहा था। तो इस वक्त फिर हमारी आपस में एक इंटरनल मीटिंग हुई, तो हमने ये खुद डिसाइड किया कि इस तरह हमारा बयानिया, हालांकि मुझे तो आपको पता है कि ये तो अब 1.5 माह होने वाला है इस बात को कि हमारे बयानिए को इससे तकवीयत नहीं मिलेगी, तो ओथ टेकिंग की बजाय मुझे वैसे डिपार्टमेंट दे दिया जाए, नोटिफिकेशन इस किस्म का इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि मिनिस्ट्री अफेयर्स मैं खुद ही चलाऊं। लेकिन ओथ टेकिंग को हमने उस वक्त भी अवॉइड किया था, मेरी दफा भी, ताकि हमारी एक इतनी बड़ी मूवमेंट है, मिनिस्ट्री छोटी चीज होती है बड़े कॉज के पीछे। चेयरमैन साहब और पूरे मुल्क देखे, हमारा मुल्क एट स्टेक है, तो वजारतें तो फिर आगे जब इंशाल्लाह हम आएंगे तो हो ही जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये एक हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सो के अब कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब ये टेक्निकल एरर आया है अंसारी साहब, और जिस तरह मैडम ने भी कहा ये आ ही जाते हैं, हमारे चैनल में भी आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अंसारी साहब, ये मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस कि नहीं? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तो ये ख्वाहिश है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास जो एक कार्ड था शहबाज शरीफ की क़यादत का एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो तो एक्सपोज हुआ है ना कार्ड। वो मुस्लिम लीग नून को वो पीडीएम के साथ हुकूमत बनाने के बाद जितना डैमेज हुआ है उसका अंदाजा तो ज़मीनी इंतखाब में हो गया है। अब उनके पास मरियम थी, मरियम को भी उन्होंने आजमा के देखा ज़मीनी इंतखाबात में और दूसरी कैंपेन में। अब उनके पास जो है वो नवाज शरीफ का ये कार्ड है कि वो वापस आए तो चले, नवाज शरीफ कहें कि मैं आ गया हूँ, मैंने पहले बहुत अच्छा किया था, अब भी अच्छा करूंगा। उनकी क़यादत ये संजीदगी से सोच तो रही है, लेकिन क्या इसको पाया तकमील तक हौसला कर लेंगे? क्या कई इफ एंड बट्स हैं बीच में, क्योंकि अगर नवाज शरीफ ने आना होता तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को काफ़ी माह हो गए, उन्हें आ जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो कोई क्लियरेंस लेना चाह रहे हैं, कोई यकीन दहानी लेना चाह रहे हैं, या फिर उनके हवाले से जो नाहिली का आगे हैं, उन्होंने मशीद आगे संभालनी थी, संभाल भी ली, तो असासे जो उनके मुंजमिद थे वो भी क्लियर हो गए हैं, उन्हें वापस भी सारा कुछ मिल रहा है, तो फिर नवाज शरीफ साहब भी आ ही जाएंगे लगता है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का तो ये फैसला है कि हम अगला इलेक्शन जो है उसमें वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी हमारे उस इलेक्शन को जो है वो नवाज शरीफ लीड करेंगे। लेकिन अभी जब तक वो वापस पाकिस्तान आते नहीं हैं उस वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि किन कंडीशंस में आएंगे। उनके जो केसेस हैं, उनके जो कुछ बाकिया चीज़ें रह गई हैं वो कब तक क्लियर होती हैं, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में? वैसे तो पीडीएम की क़यादत तो खुशनसीब है कि उन्हें इस अरसे में काफ़ी केसेस से निजात मिली है। वो जिस तरह भी है उन्होंने कानून में तरमीम की है या जो भी रास्ता इख्तियार किया है, तो वो नवाज शरीफ के लिए भी पूरा उम्मीद है कि शायद उनको भी रिलीफ या केसेस में भी मिलेगा और वो पाकिस्तान आ जाएंगे। होपफुल हैं सारे ही कि शायद वो आ जाएं और उसके बाद जो एक नया महाज शुरू होगा और नई तहरीक चलेगी। मैडम, आपने भी बात सुनी कि शायद वापस आ जाएं, लेकिन अभी 50-50 चांसेस है। इसहाक डार साहब वापस आए, उन्होंने कहा जी इसहाक डार साहब वापस आएंगे तो मैशत संभलेगी, मैशत का पहिया चलेगा। तो कल हमने देखा कि खबर आई और उनके जितने भी असासे मुंजमिद किए गए थे उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया, घर उन्हें वापस मिल गया, उनके बैंक अकाउंट्स जो थे वो वापस मिल गए। तो ये तो सिलसिला उनके लिए बेहतरी की तरफ जा रहा है। हाँ, इनकी जाती अगर आप देखें तो माशाल्लाह दे आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ये सारा क्राइसिस, रिजीम चेंज ऑपरेशन, और मुल्क की मैशत को मैयत बना दिया है। इनफैक्ट आपका तो स्लिप ऑफ टंग हो रहा था, एक्चुअली मैयत बना दिया इन्होंने। और अगर कोई बेनिफिशरी है तो वो अवाम को तो नजर आ रहा है, और बैठे बिठाए इनको जिस तरह से तारीख का बदतरीन एनआरओ दे के जो कुछ किया गया है, जो नैब लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो तो एक मज़हका खेज सिचुएशन है। अदरवाइज उसके ऊपर एक फिक्रा लिख दिया जाता ना कि जो करप्शन है वो अलाउड है, और जो भी हुक्मरान आए वो दिल खोल के माशाल्लाह सारे मुल्क के
जो असासे हैं सब कुछ बेचे और अपने बीवी बच्चों के नाम करे, क्योंकि पूछा नहीं जा सकता ना उनको। अच्छा, और फिर साबित भी, जो कहते हैं ना कि जो पॉइंट आउट करेगा उस करप्शन को, साबित भी वो करे, नहीं करेगा तो ही और शी शुड बी बिहाइंड द बार। तो माशाल्लाह क्या लाइसेंस दे दिया इनफैक्ट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें आना है तो आए और अगर इस मुल्क में कोई कानून, कोई इदारे, कोई अदालतें एग्जिस्ट करती हैं तो एक्शन ले लेंगी, और अगर नहीं करती इनके लिए तो बाय द वे इनको सर्व करने के लिए तो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद की वालदा की वो पिक्चर, वो हमारा दिल छलनी करने के लिए, हमें मजीद दुखी करने के लिए काफ़ी है कि एक व्हील चेयर बाउंड शहीदों की वारिस आज इस मुल्क के निज़ाम को टक्करें मार रही हैं, धक्के खा रही हैं। लेकिन एक बड़ा निज़ाम ऊपर भी चल रहा है, अल्लाह का निज़ाम। हमें उम्मीद है अल्लाह का निज़ाम जब चलता है तो ज़मीनी निज़ाम सारे उसके ताबे उनको होना पड़ता है। और अब इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें जो मुझे लग रहा है, जो कुछ मैंने माजी करीब में देखा है, इसमें अल्लाह का निज़ाम प्रॉपर तरीके से पाकिस्तानी निज़ाम को चैलेंज कर रहा है और वो कुदरत रखता है। और वो हमारा ईमान है कि 22 करोड़ अवाम की इतनी गलतियां और इतने गुनाह नहीं है कि हमें जो सजाएं मिल रही हैं हम वो सब कुछ डिजर्व करते हैं। चीज़ों ने बेहतर होना है, इंशाल्लाह होंगी। इस ईमान के साथ ही हम दिन रात मेहनत करते, अपनी जानों की परवाह ना करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल पे डिजास्टर चला गया हुआ है वो आप एक एक इदारे को उठा के देखें। इंसाफ में हम माशाल्लाह 130th नंबर पे खड़े हुए हैं और ये निज़ाम हमें कॉस्ट करता है, मतलब टॉप 10 में हम आते हैं। इसकी कॉस्ट को अगर देखें, इलेक्शन कमीशन का आप हाल देख लें, हम इलेक्शन कमीशन का नाम लेते हैं तो माशाल्लाह से नोटिस सर्व करना शुरू कर देते हैं। बड़ी तौहीन हो जाती है। कोई तो इज्जत वाले काम भी तो करने चाहिए ना इदारों को। पहले हम इज्जत वाले काम करें, फिर हम एक्सपेक्ट करें कि जी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। अभी अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे निज़ाम को एक्सपोज करने के लिए एक FIR ही काफ़ी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो लंदन छोड़ के इटली यात्रा पे निकल गए, क्योंकि उधर निज़ाम काम करता है। उधर बड़ा जो फेस है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ माफिया वैल्यू नहीं करता, वहाँ निज़ाम और अदल वैल्यू करता है। और अगर कोई जेन्युइन कंप्लेंट हो तो उसके ऊपर वो सिस्टम हरकत में आता है। और यहाँ पे मलिक मकसूद चपड़ासी ने कई अरब रुपए अकाउंट में भेजे, वो भी वक्त मतलब खादमे आला के अकाउंट में, इस मुल्क के CM के अकाउंट में, और मलिक मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक हो जाता है। और कि क्या हसीन इत्तफाक है कि इधर इनके रिकॉर्ड जल जाते हैं, LDA प्लाजा में आग लग जाती है, जिंदा लोग जला दिए जाते हैं। उसके बाद वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सब हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं। 5 लोग इनकी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में शहीद हो चुके हैं। और उनको क्या है कि जिस दिन कन्विक्शन होनी है, केसेस को होल्ड किया जाता है, फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और फिर उस शख्स को बिठा के प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और इसहाक डार के बारे में हमारे एक्स आर्मी चीफ के आप निकाल लें स्टेटमेंट, हर एक गवाही दे रहा है कि वो कहते थे कि, और वैसे इंटरनेशनली भी ही वाज हिटमैन टू इकोनॉमी। और अभी उनको जिस तरह से एयरफोर्स के त्यारे में लाया गया, मैं तो ये कहती हूँ कि अब तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी इकोनॉमी हमारी कर ली हुई है। NR उनको वैसे ही मिल गया, सारी चीजें उनकी वैसे ही बहाल हो गई हैं। तो ये तोहफा जो लाए थे उनको मुबारक हो, फिर किसी त्यारे में बिठाएं और कहीं जा मर्जी छोड़ आए। पाकिस्तान को तो इन्होंने फायदा नहीं नुकसान पहुंचाया है। एक ही चीज अब हम करना चाहते हैं, बात 100 बातों की एक बात के इलेक्शन कराना पड़ेगा। मुल्क के अंदर इलेक्शन कराएं, लोगों को इस टॉर्चर सेल से आज़ाद करें, लोगों को ज़हनी आज़ादी दें और लोगों को जिंदा रहने का हक दें। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है हमारे वतन अजीज में। वतन अजीज में 8 माह के एक तजर्बे की नज़र 2 करोड़ लोग खते गुर्बत की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे चले गए हैं। रोटी मुयस्सर नहीं है। करोड़ों लोग, कब्जा माफिया ने ड्रेन जो सिंध की थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हुए सिंध में। क्या गलती है उन लोगों की, क्या कसूर है? मैडम, जिस तरह आपने इंसाफ की बात की है कि यहाँ पे और सिस्टम की बात की है, तो मुझे बताइएगा, जिस तरह खान साहब को गोलियां लगी, वो जख्मी हुए, उसके बाद आप लोग FIR दर्ज कराना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो रही थी। तो जिस तरह की आप FIR दर्ज कराना चाह रहे थे वो हुई थी? हरगिज नहीं। यही तो रोना है कि हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम काम नहीं कर रहा। यहाँ पे देखें, ये बुनियादी राइट है, आईने पाकिस्तान देता है किसी स्वीपर को
किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी इंडिविजुअल को जो पाकिस्तानी शहरी हो, उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई गैर कानूनी अमल हो और वो FIR में अपने मर्जी के लोग नॉमिनेट कर सकता है, ये उसी का ही हक है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें कोई इनोसेंट अपने आप को साबित कर लेता है तो फिर उसके लिए भी कवानीन मौजूद है, उसमें उनको रिलीफ भी लोगों को मिलती है। FIR में नाम दर्ज कराने का मतलब ये तो होता ही नहीं है कि सीधा कोई फांसी पे लटक जाएगा। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर, नंबर ऑफ वोट सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ सीट्स वफाक में भी ज़्यादा, 4 सूबों में हुकूमत, जिस सूबे में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ वहां भी उनकी हुकूमत, ओपन एंड शट केस और उसकी FIR नहीं हो रही आज तक। और FIR में जो नाम मतलब मज़हका खेज, और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि एक किस्म का हादसा या इंसिडेंट उसके ऊपर एक ही FIR हो सकती है बकौल इनके। अच्छा। और फिर आजम सवाती साहब के ऊपर माशाल्लाह से दर्जनों पिंडी में वो बात करते हैं, कोयटा उनको लेके बैठे हुए हैं और ये हालात हाँ जी, ये हमारे सिस्टम के हालात इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, जाते जाते सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। खान साहब की तबीयत के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि अब उनकी तबीयत कैसे है और कब से डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि वो जाकर इस मुहिम में या बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको बराह रास्त वो स्टार्ट कर सकते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोगों की दुआओं से चेयरमैन साहब की तबीयत बेहतर हो रही है, माशाल्लाह ही इज़ इम्प्रूविंग। बट चूँकि एक हड्डी के अंदर भी हल्का सा फ्रैक्चर है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी किस्म की भी लापरवाही ठीक नहीं होगी, तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ वो चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे बगैर वॉकर के। और उसके साथ जाहिर है चूंकि हीलिंग प्रोसेस के लिए, कंप्लीट हीलिंग के लिए 1 महीना मजीद दरकार है। तो माशाल्लाह वैसे उनका जो आपको याद होगा कि जिस दिन खान साहब को गोलियां लगी उससे वेरी नेक्स्ट डे वो मतलब हॉस्पिटल किट के अंदर लोगों से मुखातिब थे, उन्होंने कौम से भी खिताब किया, मीडिया के लोगों से भी मुलाकातें की और जो हम लोगों से भी उन्होंने मुलाकातें की। हम लोग जरा रोते थे, जज्बाती हो जाते थे उनको देख के, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो ये कर्ज है उनका पाकिस्तानी कौम के ऊपर, मेरे और आपके ऊपर, हमारे आने वाली नस्लों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें कौम ने भी बाय द वे उन्हें मायूस नहीं किया। मैं लाहौरियों की भी शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब के तवस्सुत से, और पूरी कौम के हम शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से आप लोग निकले, कौम ने भी साबित किया दे डिजर्व दिस लीडर, और लीडर को कौम ने बताया कि अगर आप हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं तो हम आपके पीछे नहीं, हम आपसे आगे खड़े हैं। जब आप अवेलेबल नहीं है तो कौम खुद निकलती है उनके ट्वीट। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी कौम ने, पूरे लाहौरियों ने जनाब ये प्रूफ किया है कि हम आपके शाना बशाना चलेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए खास वक्त निकाला और इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है। अंसारी साहब आप बताइएगा, जैसे मैंने बात की मैडम से कि खान साहब की तबीयत कैसी, आपकी मुलाकात हुई है तो कैसी है खान साहब की अब तबीयत, कब तक वो आपको लगता है कि वो बराह रास्त एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए खान साहब की तबीयत तो खासी बेहतर है, यही वजह है कि वो बेशक बैठकर लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ इजलासों की भी सदारत कर रहे हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं। लेकिन जो खुद इमरान खान ने बताया था कि उन्हें डॉक्टर जो हतमी तौर पर वो कह लें कि किसी कंपेन को बराह रास्त लीड करने की पोजीशन में है, वो 3 महीने का वक्त दिया जा रहा है, यानी वही वक्त मार्च या फरवरी के एंड का बन रहा है। तो वो बहरहाल इमरान खान एक बाहिम्मत आदमी हैं। जब उनको हम वहीं पे थे जब वजीराबाद कंटेनर में उनको गोली लगी थी, तो उस वक्त भी उनको जो है वो कोशिश की जा रही थी कि स्ट्रेचर पर डाल के ले जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग बहुत खौफजदा हो जाएंगे या बहुत और तरह का मैसेज लेंगे। तो वो अपने कदमों पे चल के जो है वो उनके साथ सहारा लेकर जो है वो रेस्क्यू 112 की जो गाड़ी है उसमें मुंतकिल हुए थे। तो बहरहाल उनको अभी जो डॉक्टर्स ने उनका 2 रोज़ पहले शौकत खाना में अस्पताल उनको ले जाया गया, उनके एक्सरे किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट किए हैं। तो लगता तो यही है कि जो मुकम्मल पोजीशन है जैसे वो नॉर्मल आदमी की तरह बगैर वॉक करके चलेंगे, वो फरवरी तक उनका अभी टाइम है, अभी उन्होंने रेस्ट पे ही उनको कहा हुआ है। अच्छा अंसारी साहब, जिस तरह पूरी हमने सिचुएशन देखी, मैडम की भी हमने बात सुनी
तो जब ये पार्टीज ऐसा क्यों करती हैं कि जब इनके हक में फैसले आते हैं तो ये लोग शाबाशी भी देते हैं, इदारों के हवाले से बात भी करते हैं, लेकिन जब भी इनके मुखालिफ कोई बयान आ जाता है, कोई फैसला आ जाता है, तो फिर सिस्टम पे भी बात की जाती है और बुरा भला भी कहा जाता है, तनकीद भी की जाती है। तो क्यों ये जमातें ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, ये सियासी जमातों की अपनी हिकमत अमली होती है। ज़ाहिरी बात है कि सियासी जमातें जो उनके लिए बेहतर है उसी को जी अच्छा। मुल्क के लिए भी बेहतर समझती हैं। तो ये कलमिया भी है कि बाज़ अदालती फैसलों को जो है, जो उनके हक में आए, उन पर चीफ जस्टिस की या दीगर रहनुमाओं की बड़ी तारीफ की जाती है। और अगर मुख्तलिफ अदारों से भी फैसले आ जाए, इवन इलेक्शन कमीशन भी कोई अगर अब भी कोई ऐसा फैसला जिससे पीटीआई को सपोर्ट मिले तो उसकी तारीफ करते हैं। तो ये कि सियासी जमातों का अलमिया है। बहरहाल हमारा निज़ाम मजमूई तौर पर कमज़ोर है, बहुत सी कमज़ोरियाँ, कोई एक अदारे में नहीं, मुतअद्दिद अदारों में कमज़ोरियाँ हैं। और उसी की वजह यही है कि हमारे भी अपने एक रवैये बन गए हैं सियासतदानों के कि हुकूमत में हो तो कुछ और बयानिया होता है, अपोजिशन में हो कुछ और बयानिया होता है। आज पीडीएम जो है कह लें कि इमरान खान को जब निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, उस वक्त वो आम इंतखाबात का उस वक्त मुतालबा कर रही थी उस वक्त, और आज जो है वो पीटीआई मुतालबा कर रही है और पीडीएम इसको गैर आईनी गैर जमहूरी करार दे रही है। उस वक्त वक्त पलटा है और इस तरह पलटा है। ये जनाब सूरत हाल थी, सियासी मंजरनामा था जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है। हमारे साथ लियाकत अंसारी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आए और ये सारी सिचुएशन पे जनाब हमने बात की है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम बात कर लेते हैं कुछ किताबों के हवाले से और सेगमेंट भी हमारा किताबों के हवाले से ही है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइए। शुक्रिया मुनीबा। आज ये जो किताब मेरे हाथ में है, आपको उसलूब से और उसके मौज़ूआत से पता चलेगा कि ये किस कदर दिलचस्प किताब है और आप चाहेंगे कि इस किताब को फ़ौरन हासिल करें और बैठ के पढ़ना शुरू कर दें और उस वक्त तक न उठें जब तक ये किताब मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पे ये इक़्तिबास मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हल्का अरबाब ज़ौक़ में जब कोई अच्छा मकाला या अफसाना पढ़ा जाता तो अजब होता कि उसके बीच अंजुम रुमानी को खांसी उठ खड़ी होती। वो वक्फा से खांसते चले जाते हत्ता के मकाला ख़त्म हो जाता। ये कुछ आज ही की बात नहीं है। अंजुम रुमानी साल से इसी वज़ादार अंदाज में हल्का में खांसते चले आ रहे हैं। साल से एक ही वजह चली आ रही है कि कैंची का सिगरेट पीते हैं, खांसते हैं और गज़ल लिखते हैं। ना सिगरेट का ब्रांड बदलता है, ना गज़ल का रंग बदलता है। ये भी नहीं कह सकते कि पुख्ता होता चला जा रहा है। उनकी गज़ल में जो पुख्तगी आज है वही 20 साल पहले भी थी। उस वक्त भी वो उस्ताद अंजुम रुमानी कहलाते थे। असल में वो उन शायरों में से हैं जो बालिग पैदा होते हैं। कच्चे पक्के रंग रहे होंगे उनके यहाँ तो नई नज़्म में रहे होंगे ना। गज़ल में तो वो अव्वल दिन से पक्के ही देखे गए हैं। नज़में भी अंजुम रुमानी ने बहुत लिखी हैं। अख्तर शिरानी से मुतासर होकर रुमानी नज़म लिखी और फजलुद्दीन अंजुम से अंजुम रुमानी बन गए। फजलुद्दीन अंजुम से अंजुम रुमानी बन गए। आज़ाद नज़म का शोर गुल सुना तो आज़ाद नज़म भी बहुत लिखी, मगर जब तबीयत में ठहराव आया रुमानी नज़म और नज़म आज़ाद दोनों को जवानी की आवारगी जानकर तर्क कर दिया। सीधी राह पर ये रुमानी वो रोमांटिक वाला है, अंजुम रुमानी नाम नहीं, यानी रुमानवी नज़म जो लिखते थे उसको भी तर्क कर दिया। सीधी राह पर आए और गज़ल कहने लगे, आखिर को यही उनका फ़न ठहरा। आपको तर्ज़ तहरीर से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये और किसका हो सकता है सिवाय इंतज़ार हुसैन के। तो इंतज़ार हुसैन की खूबसूरत किताब मुलाकातें दरअसल, और ये संग मील ने शाया किया है। मुलाकातें दरअसल ख़ुद इंतज़ार साहब बताते हैं कि ये मेरे पेशे की पैदावार है। पेशे के एतबार से ये एक सहाफ़ी थे और रोज़नामा मशरिक़ उन दिनों निकलता था, उसके लिए इन्हें इंटरव्यू करना होते थे और कॉलम्स लिखना होते थे। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अदीबों के इंटरव्यूज़ किए और फिर उनको कॉलम की शक्ल में, सवाल जवाब की शक्ल में नहीं, जो एक रूटीन का एक है ना ट्रेडिशनल तरीका कि सीन ऊपर लिखा जीम नीचे लिखा, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद ही से सवाल भी लिख के उसका जवाब लिख दिया। बाज़ औक़ात डायरेक्टली जवाब में ही बता दिया कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था।
तो वो बहुत ही दिलचस्प रहा। फिर तवालत भी नहीं हुई, छोटे छोटे ये मज़ामीन समझ लें, इंटरव्यू समझ लें, बस बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये खाके बन गए। तो एक फिल्म चलती है जिसमें मनाज़र बदलते चले जाते हैं, चेहरे बदलते चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने माजी के जो अजीम अदीब हैं और शायर हैं और दानिश्वर हैं और मौसीकार हैं और गुलूकार हैं, वो मुतारफ़ होते चले जाते हैं। इसमें नज़ाकत अली, सलामत अली भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको ऐसे अच्छे फ़िक्रे मिलेंगे कि वो इंतज़ार साहब का ही तखस्सुस है। इंतज़ार साहब के क्या कहने, बहुत अजीम शान अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, कॉलम निगार तो थे ही। लिटरेरी नोट्स के नाम से डॉन में ये कॉलम लिखते थे, फिर एक्सप्रेस, रोज़नामा एक्सप्रेस में कॉलम लिखते रहे। और हमें जब इंतज़ार साहब का कॉलम पढ़ने को नहीं मिलता था तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे खाने के बाद हमने स्वीट डिश नहीं खाई। अच्छी उर्दू के लिए या हमें किशोर नाहिद की तरफ देखना पड़ता था या इंतज़ार साहब की तरफ देखना पड़ता था। इंतज़ार साहब के साथ उठना बैठना भी हुआ। क्या ही शानदार आदमी थे, पुरानी तहजीब के चलता फिरता पुरानी तहजीब का नमूना थे। ये मुझे बाज़ जगह पे ऐसे लगा कि जैसे ये इंतज़ार साहब हमारे साथ बातें कर रहे हैं बैठ के, वही अपने नरम व गुदाज लहजे में। बहरहाल ये किताब 2 हिस्सों पे मबनी है। पहले हिस्से में 86 इंटरव्यूज़ हैं जिनको उन्होंने खाके की सूरत में बयान किया है, और दूसरे हिस्से में 31 ताज़ियत नामे हैं। इनको नसरी मरसिया कह लीजिए, बहुत खूबसूरत हैं। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिनके साथ इनका वक्त गुजरा, फिर जाहिर है उनके गम में जो कुछ उन्होंने लिखा वो बड़ी खासे की चीज़ें, बड़ी बेहतरीन है। जो खाके बहुत ही अच्छे लगे वो मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल उनका जिक्र करना चाहिए। मोहम्मद हसन अस्करी साहब अजीम शान नकाद थे। इसके अलावा मुमताज़ मुफ्ती, कतील शफ़ाई इब्ने इंशा, कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद, किशोर नाहिद का गुली डंडा, और अब्दुल अजीज़ खालिद जो इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज भी जदीद शायरी में ले आए थे। मुनीर न्याजी का बहुत अच्छा। इसके अलावा ज़ाहिद डार, जिनको देखते थे और हम कहते थे कि पाकिस्तान में जब ये ज़िंदा थे तो उस वक्त इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं था, ये ज़ाहिद साहब के बारे में कहा जाता है। इसी तरह डॉक्टर वज़ीर आगा जब ज़िंदा थे उनके बारे में भी यही कहा जाता था। मोहम्मद काजिम जो अरबी के मुतरज्जम, बड़े आलीशान आदमी। तो बहुत ही खूबसूरत इसमें आपको जो तहरीरें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंतज़ार साहब की उर्दू, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने बैठे हैं एक बुज़ुर्ग और ख़ूबसूरती से आपके साथ गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। इसमें ज़रा कहीं प्रूफ की गलतियां हैं, जाहिर है। एक दफ़ा क्या जिक्र है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब पब्लिश होने के लिए मेरे पब्लिशर साहब के पास आई, जो मेरी किताबों को पब्लिश किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमाद भाई ये ज़रा पढ़ दीजिएगा और याद रखिएगा कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब एक ज़बर ज़ेर पेश नुक्ता इसके बारे में भी वो उस तरह हिसाब किताब रखते हैं जैसे मुंशी रेज़गारी का हिसाब रखता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना रखें, उनका मज़ा सारा ज़ुबान से निकलता है। इसी तरह इनका जो तहरीर की चाशनी है इंतज़ार साहब की, वो ज़ुबान से निकलती है। तो प्रूफ रीडिंग के बारे में संगे मील को बड़ा मोहतात होना चाहिए था, लेकिन इसमें ज़रा से गैर मोहतात हुए। बहरहाल आखिरी बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे अच्छा सहाफ़ी बहुत मुख्तसर, मैंने लैरी किंग से ये सीखा कि मुख्तसर सवाल करें और लंबा जवाब हासिल करें और काम का सवाल करें ताकि आपको मतलूबा जवाब मिल सके। तो इंतज़ार साहब ने भी बिल्कुल वैसे ही किया, बड़े अच्छे तरीके से सवालात किए जो जवाबों से ज़ाहिर होते हैं। तो ये किताब आगे एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, मैं शुरू में कह चुका हूँ, तो फिर पढ़ते चले जाएं। यकीन कीजिए दिल नहीं चाहता कि ये ख़त्म हो। ठीक है जी। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के हवाले से उन्होंने हमें बताया है, तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा और फिर हमें उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।